बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोथा की रिहाई और उनकी बाजियाबी एक सवालिया निशान है। जब से वो अगवा हुए उस वक्त से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि उन्हें रियासती इदारों ने अगवा किया है। PTI की तरफ से मुसलसल कहा गया कि उन्हें अगवा करके कहीं किसी खुफिया मकाम पर रखा गया है। अदालत से भी रजू किया गया और अदालत ने भी यकीन दहानी कराई कि वो जल्द बाजियाब हो जाएंगे, लेकिन फिर अचानक अटक के करीब उन्हें पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। उनकी एक स्टेटमेंट भी सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें 2 करोड़ रुपये तावान के एवज अगवा किया गया था और अगवाकार पश्तो बोल रहे थे। असल माजरा क्या है, असल कहानी क्या है, इस पर बहुत से सवालात उठते हैं। PTI का गिला शिकवा अपनी जगह पे, लेकिन PTI के मुखालफिन ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इसको अपना एक वतीरा बना रखा है कि जब भी उनका कोई कारकुन गिरफ्तार होता है या उनके कुछ लोग खुद जाकर जो है वो गायब हो जाते हैं तो इल्ज़ाम इदारों पर लगाना शुरू कर देते हैं। अब अगर इंतज़ार पंजोथा ये कहते हैं कि उन्हें अगवा किया गया तावान के लिए, तो रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर आखिर माजत कौन करेगा? और अगर रियासती इदारों ने उन्हें अगवा नहीं किया तो फिर ये पूरी इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला क्यों शुरू किया गया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि हुकूमत शायद झूठ बोल रही है। लोग कहते हैं PTI झूठ बोल रही है, लेकिन सच्चा कौन है इसकी तहकीकात भी बहरहाल ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठता है कि जब अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो बाजियाब हो जाएंगे, तो उसके बाद फौरी वो मंजर आम पर आ गए। अब जो इस वक्त अटार्नी जनरल पर तनकीद की जाती है, ये कहा जाता है कि वो 24 घंटे में क्यों मंजर आम पर आ गए। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वो लोग जो सियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं वो चाहते ये हैं कि इस इबाम को मज़ीद फैलाया जाए और इसीलिए इस सारे खेल को खेला गया। इसी पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सीनियर साफ़ी तज़कियाकार इसार राना साहब। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे स्मोक की। लाहौर में खौफ के साए हैं, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इस वक्त भी इस खौफ की अलामत स्मोक बनी हुई है। हुकूमत का कसूर कितना है, अवाम का कसूर कितना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद होंगे सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर अनवर साहब। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ इंतज़ार पंजोथा की बाजियाबी और उनकी अगवा की कहानी के हवाले से मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करता हूँ। आपको लगता क्या है, इस वक्त इल्ज़ामात की बारिश होती है हर तरफ से, कोई भी वाक़या होता है हम रियासती इदारों को ज़िम्मेदार करार दे देते हैं, लेकिन जब अगर ऐसे लोग मंजर आम पर आ जाएं तो सबूत ना हुआ तो क्या जवाब देंगे रियासती इदारों के वो लोग जो इल्ज़ामात लगाया करते थे? अगर रियासती इदारों ने अगवा किया था तो फिर उसका सबूत क्या होगा उन लोगों के पास वो जो कहते थे कि जी उनको अगवा कर लिया गया है? देखें, इंतज़ार पंजोथा की अपनी जो स्टेटमेंट है ना वो FIR है, होगी ना। मैं कोई FIR दर्ज करा सकता हूँ, ना इसार राना करा सकता है, ना नसरुल्लाह मलिक करा सकता है, ना कोई और करा सकता है। ये इख्तियार इंतज़ार पंजोथा के पास है। वो जो FIR दर्ज कराना चाहें वो वही होगी। वो बताएंगे कि उनको कौन लेके गया, वो कहाँ रहे, वो आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर तो ये कार्रवाई किसी सियासी जमात ने उनका मुद्दई बनना है तो वो एक अलग बात है, वो सियासी जमात मुद्दई बन के कोई कानून का या अदालत का दरवाज़ा खटखटा ले। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आइन और कानून तो किसी सियासी जमात को ये इख्तियार नहीं देता। इख्तियार उस शख्स के पास है जो गया, जो गायब हुआ या जो अगवा हुआ या जो हुआ। तो मेरे नज़दीक तो जब तक इंतज़ार पंजोथा साहब कोई बात ना कहें, वो कहें मुझे रियासती इदारों ने अगवा किया है, हम उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। वो विक्टिम है और उन विक्टिम की बात जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कहें कि मुझे अगवा किया गया तावान के लिए, मैं उनकी बात सुनूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। मैं तो और किसी की बात नहीं सुनूंगा। और ना मैं समझता हूँ कि जो सियासत करते हैं, सियासी जद्दोजहद करते हैं, वो इतने कमज़ोर लोग होते हैं कि उन्हें इस तरह तोड़ा जा सकता है या उनसे इस तरह मर्जी के बयान लिए जा सकते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इंतज़ार पंजोथा साहब ने जो इब्तदाई बयान दिया है वो पढ़ के नाज़रीन को सुनाएं। अभी तक वही ऑन रिकॉर्ड चीज़ है जो उन्होंने बयान दिया है। वो आकर और बयान दे दें, वो किसी को नामजद करना चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो उनका राइट है, ना मेरा राइट है ना आपका राइट है। बाकी जहाँ तक आपने अटॉर्नी जनरल की बात की, देखें
अटॉर्नी जनरल तो हर के बार कहेंगे कि हम कल तक जरूर ढूंढेंगे, कोई भी गुमशुदा होगा। हुकूमत क्या कहे कि हम इसको 10 साल नहीं ढूंढेंगे। हुकूमत का काम है ये कहना कि जी हम ढूंढ रहे हैं, हम आपको कल मजीद पेशरफ्त बताएंगे, कल तक ले आएंगे। आपके अभी घर चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, आप SHO के पास जाएं, वो भी कहता है मैं कल तक आपके चोर ढूंढ दूंगा, मैं ढूंढ दूंगा जी, कल तक एक दिन मुझे दे दें। तो हुकूमत का तो काम है कि उसका ख्याल है कि हम ब्रेक थ्रू कर लेंगे, हम निकाल लेंगे, हम पता लगा लेंगे। लेकिन आप अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट को FIR नहीं समझ सकते। आपको इंतजार पंजोथा की स्टेटमेंट को ही FIR समझना है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। इसार राणा साहब जो अभी मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं कि इंतजार पंजोथा साहब का बयान ही हतमी हो सकता है। एक स्टेटमेंट जो उनके सामने आई उसके मुताबिक तो वो कहते हैं उन्हें अगवा किया गया तावान के लिए। फिर जो लोग अगवाकार थे, पश्तो बोल रहे थे, 4 घंटे सफ़र करके वो इस जगह पे आए जहाँ पे पुलिस ने उनको बाजियाब करवा लिया अगवाकारों से। अगर 4 घंटे को भी पेश नज़र रखें तो लगता ये है कि वो उन इलाकों में हो सकते हैं जो ख़ास तौर पर KPK के इलाके हो सकते हैं। इसी बयान को हतमी समझा जाएगा क्योंकि बयान उन्हीं का है जो अगवा हुए, बाकी तो इल्ज़ामात हो सकते हैं, तज़किये हो सकते हैं। ये बात दुरुस्त है? देखिए, बात यह कि पहले तो आप ये समझे कि पंजोथा साहब की अहमियत क्या है और इस मौजूदा पॉलिटिकल इस सारी सिचुएशन के अंदर वो क्या मैटर कर रहे हैं। ही वॉज द ओनली वन पर्सन जिसके मुतालिक ये कहा जाता था कि वो इमरान खान से जो मिल के आता है वो ही कहता है जो वो खान साहब कह रहे होते हैं। और वो वाहिद वकील था जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि इमरान खान उस पर बहुत ट्रस्ट करता है। अब इसमें फिर 2 सवाल हैं कि ऐसा बंदा एकदम अगवा हो जाता है। इसमें फिर ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये तावान के लिए भी अगवा किया गया तो कोई बड़े भोले सन, उन्होंने किसी ट्रेनिंग की लोड़ है कि वो उन्होंने अगवा किया, 8 अक्टूबर से अगवा किया हुआ था। अचानक 8 अक्टूबर से अदालत में हुकूमत मौक़िफ़ बदलती रही और कहती रही कि जनाब हम ला रहे हैं। फिर अचानक जब जज साहब ने कहा कि अब फाइनल मैं कह रहा हूँ, अब तो मुझे हर हाल में चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी फिर 24 घंटे ही तुहानू पेश कर देने। तो 24 घंटे में अचानक एक ड्रामा क्रिएट हुआ। मुझे तो स्टार प्लस का ड्रामा भी बड़ा मांद लग रहा है इसमें कि दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, गाड़ी को एक गोली नहीं लगी, जख्मी नहीं हुआ एक बंदा भी, ना वो जो अंदर बंदा था वो जख्मी हुआ, ना खोल बरामद हुए जो इतनी गोलियां चली थी। तो हम कोई एक अरसे से कहानियां पढ़ते आ रहे हैं यार, हमें कहानी नहीं समझ आ रही कि ये कहानी क्या है। लेकिन एक बंदा जो सबसे ज्यादा अहम है। राणा साहब अभी आपने कहा कि वो इमरान खान साहब के बड़े अहम वकील थे। सवाल ये पैदा होता है कि शोएब शाहीन साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, बड़े इमरान खान साहब के क्लोज लोग, बैरिस्टर गौर साहब हों, फिर उनकी फैमिली के अरकान हों, जो लोग उनसे मिलकर आते हैं। शोएब शाहीन साहब ऐसे अगवा नहीं हुए, बाकी लोग कोई अगवा नहीं हुए। पंजोथा साहब अकेले इतना बड़ा कौन सा काम कर रहे थे, अगवा करना ज़रूरी था? मैंने मलिक साहब जो अपनी गुफ्तगू की थी ज़रा मैं फिर दोहराता हूँ। मैंने कहा था कि वो उन चंद लोगों में गिना जाता था जो वहाँ जो सुन के आता था एज इट इज़ कह देता था और उस पर प्रेशर था केसेस छोड़ने का और वो केसेस नहीं छोड़ रहा था। ये बात मैंने आगाज़ में कही। दूसरी बात ये है कि जो बार हर बंदा कह रहा है कि मुजम्मिल का कहना ठीक है कि पुलिस ने तो ये कहना कि हम ये ढूंढ के देते हैं, लेकिन जब जज ये कह देता है कि अब कोई मैंने हाँ ना नहीं सुननी, अब बड़ी हो गई, 8 अक्टूबर से सुनता आ रहा हूं मैं, ठीक है ना, अब तो मुझे हर हाल में बंदा चाहिए और अटॉर्नी कहता है अच्छा जी 24 घंटे में दे देंगे हम। और 24 घंटे में एक ऐसा ड्रामा क्रिएट होता है जो मैं अगेन आई रिपीट माय वर्ड कि भाई फायरिंग हुई है अंधाधुंध दोनों तरफ से, ना एक बंदा पकड़ा गया, ना एक बंदा जख्मी हुआ, ना गाड़ी को एक गोली लगी। तो क्या वो छुड़ियां चलती रही थी शादी के ऊपर, क्या होता रहा था? मलिक साहब, अगर ये अटॉर्नी जनरल अगले दिन सुबह जाके अदालत में ये कहते हैं कि हम इंतजार पंजोथा को नहीं रिकवर कर सके और हुकूमत ने भरपूर कोशिश की है और रिकवर नहीं कर सके, तो अदालत क्या करती? अदालत वजीर आजम को फांसी लगा देती, आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर देती। आप मेरी बात सुने एक मिनट, अटॉर्नी जनरल को जेल भेज देती।
एक और तारीख दे देती, ज्यादा से ज्यादा एसपी को बुला के कहती तो मैं शोकाज कर रहा हूं। ऐसा कौन सा तूफान हो जाना था जो अगर अटॉर्नी जनरल अगले दिन सुबह जाके कहते कि हमें इंतजार पंजोथा नहीं मिला तो पाकिस्तान में हुकूमत गिर जाती, रियासती इदारों को बहुत चार्जशीट हो जाती, कोई गिरफ्तार हो जाती है कोई रियासती इदारे का, साथ इदारे का अफसर, क्या हो जाना था? जो आप कह रहे हैं कि चूंकि उसने एक दिन कहा अटॉर्नी जनरल ने, लिहाजा मजीद तो अदालत ने कुछ करना नहीं था, हुकूमत बंद गली में थी पंजोथा को पेश करने की। मैं नहीं ऐसी सूरत हाल समझता। नहीं, मेरा सवाल भी साथ दे दें। अगर हुकूमत के पास इंतजार इदारे के होता, अगर ये रियासती इदारे के पास होता तो यकीनन वो ना पेश करते। हमने पहले देखा है, देखें वो यकीनन रियासती इदारों के पास नहीं था तो इतनी कच्ची गोली और इतना कच्चा स्क्रिप्ट बनाया गया है। आप समझते हैं हमारे रियासती इदारे ऐसा स्क्रिप्ट बनाते हैं जिन्हें दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज कहा जाता है, वो इस तरह की हरकत करते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। जी मैं आता हूँ आपकी तरफ। जितनी गलतियां स्क्रिप्ट में साराना ने निकाली हैं वो ये साबित करती हैं कि ये किसी एजेंसी का काम नहीं है, किसी रियासत का काम नहीं है, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो ये काम कर रहे थे। और वो नॉन स्टेट एक्टर्स क्या किसी चाहते उस सियासी जमात के बयानिए के लिए कर रहे थे या वो तावान के लिए कर रहे थे, लेकिन थे वो नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है राणा साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जी कि 24 घंटे अगर अटॉर्नी जनरल ने कह दिया, कितनी मिसालें हमारे सामने पड़ी हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल कहते हैं जी ठीक है हमें 24 घंटे दे दिए जाएं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। जो अभी मुजम्मिल साहब भी बात कर रहे हैं, क्या हुकूमत को फिर क्या फांसी दे दी जाती? दूसरी तरफ आपने देखा होगा कई ऐसे फैसले भी हैं अगरचे वो दुरुस्त नहीं है या अगरचे उसकी अप्रिसिएशन नहीं की जा सकती, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कहती है कि हम कई बार ये कहते हैं लेकिन इस पर अमल दरामद होता नहीं है। तो क्या ऐसा मामला आ गया था कि इतने अहम वकील हों जो इमरान खान साहब के, अटॉर्नी जनरल बयान दें 24 घंटे फिर उसके लिए पूरा ड्रामा क्रिएट करना पड़े? अच्छा, उसमें दो चीजें देखें, एक तो मैंने कहीं रियासती इदारों का नाम नहीं लिया। मेरा यार मुजम्मिल जो है ना वो है मेरे से कोई नवी शैपू आंदे चक रहे थे, मैंने तो कहा ही नहीं रियासती इदारे, कहीं लफ्ज एक इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने कहा अटॉर्नी जनरल के पास कोई रास्ता ही नहीं था, अटॉर्नी जनरल मजबूर था उसको पेश करने के लिए, तो अटॉर्नी जनरल रियासत नहीं है, अटॉर्नी जनरल भारत से आया है, पाकिस्तान। ठीक है, सुन लेना मेरी सुन तो ले ओ भाई, मेरी सुन तो ले, राणा साहब की बात सुन ले ओ भाई, सुन तो ले। जी राणा साहब प्लीज कैरी ऑन। मुजम्मिल के साथ ना मेरा मसला ये है कि ये मेरे साथ वैसे चाय पे भी बैठा हो तो मुझे बोल, प्रोग्राम में नहीं बोलने देता। नहीं मेरी बात तो पूरी सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि भाई बात ये है कि रियासती इदारे से तो जहां आपने मिलाया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की बड़ी वो है, मैंने तो नहीं कहा कहीं पे भी, ये तो आप अंदर से खुद ही बोल रहे, मैंने तो नहीं नाम लिया था। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत का किया हुआ काम है, मैंने तो नहीं लिया किसी रियासती इदारे का नाम। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि जी हम तलाश कर रहे हैं और हम करते हैं, और ये कहना कि जी अगले 24 घंटे में हम आपको पेश कर देंगे, इसका क्या मतलब होता है? ये बात कुछ और है कि 8 अक्टूबर से आप कह रहे हैं जी हम तलाश कर रहे हैं और अचानक आप कहते हैं कि हम 24 घंटे में आपको पेश कर देंगे। क्यों 24 घंटे का लफ्ज इस्तेमाल किया था आपने? इतना कैटेगोरिकली आपको कैसे पता था कि 24 घंटे में हम पेश कर देंगे? और दूसरी चीज ये फिर मैं कह रहा हूं ना, इतना बड़ा मुकाबला हुआ, फायरिंग हुई, गोलियां चली, पटाखे छुट्टियां चली, कोई एक गोली का खोल दिखाएं, कोई एक गाड़ी पे लगा हुआ निशान दिखाएं। मैंने कब कहा रियासती इदारे? यह हुकूमत इतनी नाहल निकम्मी है, इतनी खौफजदा कमजोर डरपोक हुकूमत है कि इनके पास अब ये रस्ते इसके अलावा कुछ रहा ही नहीं। हम तो रियासती इदारों पे हमें भुगतान भरते रहते, उन बेचारों का क्या कसूर है? झूठ सियासी मकसद आपके, सियासी जंग आप लड़े। राणा साहब एक तो ना सियासी बात ना करें, हुकूमत के पास क्या टूल्स हैं किसी आदमी को गायब करने के, आप बता दें। लो एक है, आईबी से लेके 10,000 उनके पास टूल है, एक टूल है आईबीपीएस। ये जो पंजाब में लोगों के घरों में पुलिस जाके लोगों को उठाती रही, इससे बड़ा टूल कोई और होगा भाई? इससे बड़ा कोई टूल होगा? पंजाब पुलिस लोगों के घरों में घुस के जो कुछ करती रही, मुजम्मिल साहब क्या नाम है, लोगों को उठाया गया, जितना जेलों में भेजा गया, हुकूमत चाहे तो क्या नहीं हो सकता? मुजम्मिल साहब पुलिस को इस्तेमाल करती है सियासी हुकूमतें। एक मिनट, पंजाब पुलिस ने जिसको भी घर रेड की उसको गिरफ्तार किया, अगले दिन अदालत में पेश किया। एक मिसाल बता दें कि पंजाब पुलिस ने नहीं, बहुत सारे लोगों का नहीं पता,
पंजाब पुलिस के उठाए हुए? बताएं बताएं बताएं, नाम लेना, एक नाम ले। नहीं मैं क्या नाम है, ये अगला प्रोग्राम रसूला रख ले, मैं आपको लिस्ट पेश कर देता हूँ। एक नाम ले कि जो पंजाब, मैं कोई जबानी याद तो नहीं किए हुए। 24 घंटे में पुलिस सामने पेश करती, रिमांड लेती है। रिमांड अगर आप खुद ही कोई चीजों को अखज करके कहें हमारे इदारे, हमारे सिक्योरिटी इदारे ये कर रहे हैं, तो ये तो आप लोगों की अपनी परसेप्शन है, हम तो नहीं कह रहे। मैं तो कह रहा हूं कि ये हुकूमत ने किया है। उसका अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटे कहा है और फिर साबित हो गया कि उन्होंने पेश भी कर दिया। अटॉर्नी जनरल जो है ना, वो रियासती इदारों का भी अटॉर्नी जनरल है, उनका कोई अलग अटॉर्नी जनरल नहीं होता। एक ही अटॉर्नी जनरल होता है, वो पूरी रियासत को होता है। उन्होंने रियासती इदारों ने कोई नया अलग अटॉर्नी जनरल नहीं रखा हुआ। डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। राणा साहब, चूंकि मुझे क्विकली प्रोग्राम का वक्त भी कम है, जरा ये बताइएगा कि इंतजार पंजोथा साहब की जो स्टेटमेंट है वो हतमी वो नहीं होगी? सर हतमी कैसे हो सकती है? वो तो वो बता रहे हैं जो उन्हें दिखाया गया है। वो कह रहे ऐसे कहा उन्होंने, मुझे ऐसे कहा। ये तो अब तहकीक होगी ना कि कौन थे जिन्होंने ऐसे कहा, कौन लेके गए थे, इतने क्रिटिकल मौके पे उन्हें क्यों लेके जाया गया, इतने दिन कहां गायब रखा गया। ये तो बाद की बात है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं बैठा हूं, बारिश हो रही, बाहर कोई शुली पटाखे चले तो मैं कहूंगा जी बाहर फायरिंग हो रही है या शुली पटाखे। ये तो तहकीक से पता चलेगा वो क्या चीज है। अगर कोई लेके गया है, उन्हें एडा मासूम सी के 2 करोड़, क्या उनके किसी फैमिली मेंबर को फोन किया कि जी 2 करोड़ दे दे तावान के लिए? ठीक है राणा साहब, मुझे ये मुजम्मिल साहब को फोन किया कि राणा साहब ये मुजम्मिल साहब से पूछने थे मुझे। राणा साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि क्या अगवाकारों ने फोन किया उनकी फैमिली को, जो राणा साहब सवाल उठा रहे हैं? ये तो उनकी फैमिली बताएगी ना कि हमें फोन आया कि नहीं आया। वो कहें आके, उनका भाई कहते हैं, उनकी बहन कहते हैं, उनकी बेगम कहते हैं कि इंतजार पंजोथा झूठ बोल रहा है, वो कह दें आकर। उनकी फैमिली, उनकी माँ, उनका भाई कोई आके इशार राणा की बात पर मान लूं कि इंतजार पंजोथा झूठ बोल रहा है, या उनकी फैमिली में से कोई कहेगा? कोई कहना यार, मैं तेरा दोस्त हूं, मेरी बात पे यकीन कर, मैं कह रहा हूं। आपकी बात नहीं, आप एक सियासी जमात का मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें देखें, मैं आप इदारों का मुकदमा ना लड़ो ना यार। नहीं, मैं क्यों ना लड़ूं जी? पाकिस्तान है ना जी, मैंने कौन सी बाहर की नेशनैलिटी ली हुई है, और ना मैं किसी सियासी जमात का। वैसे तो मैं किसी जमात का नहीं लड़ रहा, लेकिन वो भी पाकिस्तान की जमात है। बिल्कुल, उसे पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी कायम रखनी चाहिए। उसे कांग्रेसमैनों से खत नहीं लिखवाने चाहिए। अब ये तो सर्टिफिकेट हमने नहीं बांटने ना कि कौन कायम रखे ना रखे। बांटने चाहिए, हमें भी, हमें नजर आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि बांटने चाहिए। कैसे? हमारे पास क्या अथॉरिटी है? हम अपनी तो पहले छोटी दे दें। नहीं, हमारा दामन साफ है, हमारी हमें छोटी देने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं तेरी बात ही नहीं कर रहा। इंतजार पंजोथा जो कहानी सुना रहे हैं, उस कहानी का रिबटल या उनका खानदान दे सकता है, या वो कह सकते हैं कि मैं उसके दबाव में था, असल कहानी ये है। कोई और तो नहीं दे सकता। नहीं, वो फैमिली को किसी को फोन आया? हाँ साहब, कुछ तहकीकात होनी चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तहकीकात का फोरम और आजाद फोरम होना चाहिए। इशार राणा साहब, ये भी तो मुमकिन है कि फैमिली की जरूरत ही ना, उनके अपने अकाउंट में 2 करोड़ मौजूद हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है मुजम्मिल, क्या बात है यार, कमाल आर्गुमेंट दिया तूने। यानी उसकी फैमिली को उसकी जरूरत ही नहीं थी। वाह वाह वाह। नहीं, पैसों के लिए तो नहीं जरूरत थी ना, अगर उनके अपने पास पैसे मौजूद है। क्या पता वो पैसे, भाई पैसों के लिए भी अगर मेरे पास भी 20 करोड़ हो तो वो चेक लिखना है, पैसे कहीं ना कहीं से आने हैं, उसने चेक लिख के देना है कि वो कहना आ जाओ तो पैसे आ जाएंगे। फैमिली से तो राब्ता होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये तो इशार राणा को पता है ना कि उनके पास उस वक्त चेकबुक नहीं थी जब लेकर गए हैं, या एटीएम कार्ड नहीं था, या था। ये तो अब मेरा आपको पता है भाई, जब तुम्हें ये पता है कि उसके पास 2 करोड़ थे, अगर उसने तुम्हें ये बता दिया कि मेरे पास 2 करोड़ थे, तो फिर इतना रफड़ किस चीज का पड़ा? निकलवा लेते उसी टाइम। मैं तो जैसे आप चीजों को प्रिज्यूम कर रहे हैं, वैसे मैं प्रिज्यूम करने की बात कर रहा हूं कि अगर किसी को पैसों के लिए अगवा किया जाए और उसके अपने पास पैसे हो, तो उसके घर वालों से बात करने की जरूरत नहीं है। एक सादा सा असूल मैंने बयान किया आपको। रैंसम के इतने केसेस होते हैं, हम ये कच्चे के डाकू भी ले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? आप मेरी बात समझिए, पाकिस्तान में क्या रैंसम नहीं है?
आप कह दीजिए मुजम्मिल साहब ये एंटी स्टेट फोर्सेस का काम हो सकता है या अगवा का काम ही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंतजार पंजोथा के पास कोई इमरान खान का एटम बम का फार्मूला था कि उनके साथ ये करना जरूरी है। मेरी बात सुने ना, ऐसा कौन सा एटम बम का फार्मूला इंतजार पंजोथा के पास था जो हासिल करने में 25 दिन लग गए? ठीक है, मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, इसार राणा साहब, जो कि इस प्रोग्राम के सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात बड़ी बुनियादी सी है, हम रियासती इदारों पर इल्ज़ामात जब लगाते हैं तो फिर उसके सबूत भी होने चाहिए। अब अगर इंतजार पंजोथा साहब अगर कहते हैं कि उन्हें अगवा किया गया तावान के लिए, तो फिर इस इल्ज़ामात की हकीकत क्या होगी? एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे लाहौर में फैली हुई स्मोक की, जिसके बारे में हर तरफ खौफ के साए मंडला रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में अगर हवाओं का रुख बदलता है तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन शहरियों की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि इस स्मोक का खात्मा किया जाए ताकि लोग बेहतर साफ शफाफ ज़िंदगी गुजार सकें। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे राजा जहांगीर अनवर, पंजाब के सेक्रेटरी माहौलियात हैं। उनसे पूछेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है, आखिर ऐन मौके पे ही हमें ये सारे इक़दाम उठाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। लाहौर में स्मोक का रोग लगा हुआ है, लाहौर में लोग परेशान भी हैं और स्मोक की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंजाब के सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर साहब। राजा जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो स्मोक का खौफ है वो इस वक्त जहनों पर छाया हुआ है। आपने जो है प्राइमरी स्कूल्स तो बंद कर दिए, लेकिन शहर में लोग निकलते हुए घबराते हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे, हर तरफ एक खौफ की अलामत स्मोक बन चुकी है। जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, अवाम है? जिम्मेदारी किस पर आयद की जाती है? अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि हुकूमत बर वक्त इकदाम कर ले तो शायद स्मोक का सामना ना करना पड़े। मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में जगह दी और इस अहम मौजू पे बात की। अच्छा मलिक साहब, मैं थोड़ा सा, चूंकि इससे कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, ये जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और जब हमने धुआं देने की फैक्ट्रियां लगानी शुरू की, मैं पूरी ग्लोब की, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद ना बेशुमार शहर और मुल्क ऐसे आए जो इसकी स्मोक की जद में आए। खास तौर पे हमारे यहाँ कहा जाता है लंदन स्मोक, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। लंदन को 20 साल लगे जी स्मोक से लड़ते हुए, फिर लग्जमबर्ग और यूरोप के बहुत सारे शहर। रिसेंट एग्जाम्पल मलिक साहब ये चाइना की है जी। चाइना में आपको याद होगा 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुई, उसमें पूरे का पूरा चाइना उनको बंद करना पड़ा, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, ताकि वो 15-20 दिन अपनी ओलंपिक्स करवा सकें। 1998 से उनकी एक स्ट्रेटेजी है, अगर आप देखेंगे ऑनलाइन, वो उन्होंने 1998 से एक स्ट्रेटेजी बनाई और अभी तक वो अपनी $400 अरब लगाने के बावजूद वो स्मॉग फ्री नहीं हुए, स्मॉग लेस हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि दुनिया में सक्सेस स्टोरीज नहीं है। चाइना की भारत सक्सेस स्टोरी एक मानी जाती है दुनिया भर में। अब आपने पूछा जिम्मेदारी किसकी है, तो मलिक साहब इसमें ना 3 पहलू हैं बड़े अहम जी। एक तो है लोकल इशू, जो लोकल इशू में मतलब मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं, हुकूमत भी शामिल है, और एक है कुछ नेचुरल फिनोमेना है जो इसके गिर्द घूमता है जी। अब अगर लोकल इशू में देखें तो लाहौर सबसे ज्यादा इसकी जद में है, और लाहौर में बदकिस्मती से अगर ये बात करूं कि पिछले 7 साल से हम अनहेल्दी एयर ब्रीथ कर रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं वो अनहेल्दी है जी। अब मलिक साहब इसमें लाहौर की तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी है जी, 4.5 मिलियन इसमें मोटरसाइकिल हैं, 1.3 मिलियन गाड़ियां हैं। इसके अंदर जो गिरदो नवाब में आप भी जानते हैं लाहौर में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे बड़ी कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, तो 1200 के करीब भट्टे जात हैं जो कसूर, शेखुपुरा और आगे गिरदो नवाब में है, लाहौर के अंदर भी हैं। 6800 मलिक साहब इंडस्ट्री है जी लाहौर के अंदर, और ये सारे का सारा जो धुआं है जी जो हम दे रहे हैं, बाइक हो, गाड़ी हो, भट्टा हो, फैक्ट्री हो, ये फजा में जाता है। दूसरा हमारा एक और फिनोमेना है जो बहुत बहुत डिस्टर्बिंग है, और वो है स्टबल बर्निंग का। जो हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो जब चावल की काश्त करके बाद जो है ना उसकी जो बाकियात होती है उसको जला देते हैं, और वो उनकी तैयारी होती है, उन्होंने वीट सो करनी होती है, गंदम आगे उगाने के लिए वो अपनी जमीन तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो फिनोमेना है खास तौर पे मलिक साहब, ये जो स्टबल बर्निंग का लाहौर के गिरदो नवा में पूरी बेल्ट, ये राइस बेल्ट है जी, जिसमें शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, सियालकोट, नारोवाल, ये हाफजाबाद, ये कसूर, तकरीबन पूरे पंजाब में इस साल 66 लाख एकड़ रकबे पे चावल काश्त हुआ है, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है, और ये अच्छी खबर है ज़राअत के लिए, पाकिस्तान के लिए।
लेकिन महकमा माहौलियात के लिए थोड़ी सी खबर ये बुरी हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि पिछले साल से अब 10% ज्यादा फसलें जलाई जाएंगी। अच्छा, अब मलिक साहब यही फिनोमेना इंडिया में भी होता है जी, क्योंकि इंडियन काश्तकार का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे काश्तकार जैसी हैं, माइंडसेट हमारे काश्तकार जैसा है, वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न हमारी तरह का है, क्योंकि वेदर तकरीबन मोरलेस ये है। जो मिडलैंड है पंजाब, इंडियन पंजाब का, जहां पे उनकी सारी ज़राअत है, जो इनका हरियाणा, चंडीगढ़, अमृतसर, ये जो सारा एरिया है ऊपर दिल्ली तक, ये उनका सारा एग्रीकल्चर है। और वहां पे भी इस वक्त अगर मैं आपको नासा का वो नक्शा दिखा सकूं, वो जो सैटेलाइट इमेज होता है कि दोनों तरफ रेड इस तरह है जैसे वो थर्मल स्कैनिंग से करते हैं कि जितनी रेड होती है जी। इंडिया पूरा रेड है और हमारा भी बेशुमार एरिया रेड है जी। अब मलिक साहब ये हिस्सा तो हो गया कि जो हम करते हैं एज ए शहरी, एज ए काश्तकार, इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए भट्टे का मालिक, एज ए गाड़ी। अब सरकार का क्या जिम्मेदारी है, जो आपका सवाल था और बड़ा मुनासिब आपने उसको फ्रेज किया मलिक साहब। इसमें जो हमने हर साल पहले पिछली हुकूमतों में ये होता था कि स्मोक मैनेजमेंट प्लान अक्टूबर से शुरू होता था और जनवरी में बंद कर दिया जाता था कि 2-4 महीने एक काम किया, कुछ एक्शन लिए, कुछ अवेयरनेस की और फिर खत्म हो गया। इस साल जब गवर्नमेंट मार्च में आई तो उन्होंने उसी वक्त इसके साथ एक होल गवर्नमेंट अप्रोच, आपने जैसे अभी खुद फरमाया कि ये जो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है पहले यही अकेला इस सारे स्मोक से लड़ा होता था। इस साल हुकूमत ने होल गवर्नमेंट अप्रोच में महकमा ट्रांसपोर्ट, महकमा एग्रीकल्चर, महकमा एनर्जी, लोकल गवर्नमेंट, ट्रैफिक पुलिस, सेफ सिटी अथॉरिटी, इन्होंने सारों को शामिल किया और एक स्मोक मिटिगेशन प्लान बनाया। हर एक को टारगेट्स दिए कि आपने ये काम करना है। अब मैं टारगेट्स पे आ जाता हूं मलिक साहब, खास तौर पे एग्रीकल्चर का, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा एक फिनोमेना है। लेकिन मैं राय साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, टारगेट पे जाने से पहले हमारे यहाँ ये तस्वर पाया जाता है कि हुकूमत तब एक्शन लेती है, यानी बाबू अफसर जो होते हैं वो सोए रहते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ती है, अब हमें स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं और साथ ही साथ एक खौफ जो पूरे शहर में फैला हुआ है। आम आदमी समझता है खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, इन बीमारियों ने उसे जकड़ लिया है, अब वो काम पे जाते हुए भी घबराता है। मलिक साहब आपने बड़ा सही निशानदेही की कि मैंने ये अर्ज किया ना कि जी कि जब मुसीबत आती है तो जाग पड़ते हैं, फ्लड आया तो जाग गए, उसके बाद फ्लड गुजर गया तो सो गए। ये बेसिकली बिल्कुल ये प्रैक्टिस होती रही है जी, मैं इसमें बिल्कुल वो नहीं कहूंगा। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि एक तो मैं यहाँ पे जरूर आपके नाज़रीन को बताऊं कि ये स्मोक जो है ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है जी। पूरी दुनिया में आलूदगी से 70 लाख लोग सालाना फौत होते हैं और पाकिस्तान में 2.5 लाख लोग आलूदगी से फौत होते हैं जी। ये जो हमारा कैंसर है, लंग्स का कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, एस्मा, बेशुमार बीमारियां, इसके अलावा स्मोक की वजह से हमारी स्टंटिंग ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ पूरी तरह हम इवॉल्व नहीं कर पाते। हमारी जो जिंदगियां हैं वो 4 से 5 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है। तो ये लोगों को चाहिए कि इससे पहले तो जरूर डरें, ताकि इसका तदारक भी करना है जी। अब आपने सवाल किया तो मैं बता रहा था कि हुकूमत ने इस दफा पहली दफा, जो आपका बिल्कुल सवाल दुरुस्त है कि टाइम पे 2-3 महीने काम किया उसके बाद भूल गए तो अब अगले साल देखेंगे, इस दफा ऐसे नहीं हो रहा जी। एक तो मैं आपके नाज़रीन के बता दूं कि मलिक साहब इसमें 8 से 9 साल 10 साल भी लग सकते हैं स्मोक से जान छुड़ा, लेकिन उस वक्त ये 8-10 साल में खत्म होगी जब शहरी हमारा साथ देंगे, मीडिया हमारा साथ देगा। मीडिया मलिक साहब कितना की मीडिया है जो लोगों को एजुकेट कर रहा है कि अपने मोटरसाइकिल का धुआं ठीक कराएं, क्योंकि ये धुआं आपके अंदर ही जा रहा है। कितने की हमारे जो एंकर हैं, दोस्त हैं या टीवी के चैनल पे ये बैठ के कहते हैं, भट्टे वाले को भी दरखास्त करते हैं कि खुदा का वास्ता इसमें रबड़ ना जलाओ, प्लास्टिक के लिफाफे ना जलाओ, पुराना लंडा ना जलाओ। कितने के हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते हैं कि आप यहाँ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाएं। हमने तो मलिक साहब 40 करोड़ रुपए के जुर्माने किए सिर्फ गाड़ियों को। हमने 585 भट्टे गिराए हैं पूरे पंजाब में। 66 फैक्ट्रियां लाहौर के अंदर गिराई हैं, जो एस्फॉल्ट प्लांट, पेरोलिसिस प्लांट्स और ये जो रीरोलिंग मिल्स हैं। हमने मलिक साहब तकरीबन डेली के बेसिस पे, अब पिछली काबीना ने पिछली मीटिंग में अपने में फैसला किया कि जो भी गाड़ी धुआं दे इसको क्लैंप करें, इंपाउंड करें। अब इससे ज्यादा हुकूमत और अच्छा काम ये कर रही है कि हमने काश्तकारों को, हुकूमत पंजाब ने 1000 सुपर सीडर दिया। ये सुपर सीडर का मतलब ये है कि बजाय आप स्टबल बर्निंग करने के, काश्तकार उसी को श्रेड करके वो फर्टिलिटी ऐड कर देती है सॉइल में, और वो भी 60% सब्सिडी पे, यानी वो 12.5 लाख की मशीन 8 लाख हुकूमत पे कर रही है और 4-4.5 लाख रुपया काश्तकार ने देना है। और ये 5000 चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया, 5000 मजीद देंगे जी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चीफ मिनिस्टर ने मजीद इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इस दफा आपको पता है लाहौर के अंदर जितनी हमारी मेट्रो चलती है, हमारी ये सीडो बसेस चलती हैं, ये सारी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होंगी। इसके अलावा सीनियर मिनिस्टर जो है हमारी मरियम औरंगजेब, उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया। विक्स जो है, व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है,
इसके पहले सिर्फ 3 सेंटर थे, एक काला शिकागो में, एक गार्डन टाउन में, एक ठोकर न्याज बेग। उन्होंने इसको प्राइवेटाइज कर दिया है। अब प्राइवेट वर्कशॉप्स भी आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगी। सर प्राइमरी स्कूल तो बंद हो गए, क्या जो अपर क्लासेस हैं उनके भी बंद होने का इम्कान है या आने वाले दिनों में स्मोक कम हो सकती है? मलिक साहब, मैं इसमें बड़ा अहम एक नुक्ता रह गया। बिल्कुल, ये स्मॉग का जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा था ना कि एक तो हमारे लोकल इश्यूज हैं और कुछ ना ये जो ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है, जो हमारा मशरकी हवाओं का रुख है लाहौर की तरफ, ये भी एबनॉर्मली हाई है इस दफा। मलिक साहब, वहां पे पिछले चंद दिनों पहले उनकी एक अच्छी मजहबी त्यौहार भी होता है, दिवाली, वो भी हुआ। फिर उसके बाद उनकी जो फसलों को आग लगाई जा रही है, तो दिल्ली और उसके मज़ाफ़ात और ये जितने पंजाब का एरिया है, इधर बहुत ज्यादा स्मॉग थी। और ये सिर्फ परसों तक लाहौर जो था 114 पे था और दिल्ली 400 पे था। अब वो जब हवा चलती है वहां से, अभी भी अगर आप नासा की निकाल के देखें ऐप पे, तो अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त लाहौर का जो AQI है वो 290 तक आ गया, जो सुबह 1000 में था या 1100 पे था। और क्योंकि विंड की जो डायरेक्शन है ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है, ये उस वक्त तक मलिक साहब ठीक होगा जब तक हम अपनी क्लाइमेट डिप्लोमेसी उनके साथ मिलकर नहीं करते। उनके काश्तकार भी आग लगाना बंद करें, हमारे काश्तकार भी आग लगाना बंद करें। इसमें राजा साहब, आप इसमें पंजाब हुकूमत ने ऐलान भी किया था कि इंडियन हुकूमत से रब्ता किया जाएगा, कोई आउटकम है उसका? रब्ता हुआ और क्या इंडियन हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस है? जी मलिक साहब, इसमें मैं 2 चीजें अर्ज कर दूं। ये हमने 3-4 महीने पहले पंजाब की पहली क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इस हुकूमत ने लॉन्च की है। उसमें हमने उस वक्त भी बात की है ये पॉलिसी के अंदर कि हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो उसको तो नहीं पता कि बॉर्डर यहाँ खत्म हो गया तब मैंने आगे नहीं जाना हवा ने, या उसको तो नहीं पता कि मैंने आगे दूसरा मुल्क शुरू हो गया जी। ये इसके लिए मलिक साहब इसमें रीजनल और ग्लोबल इश्यूज आते हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं और वेदर एक दूसरे को दो मुल्क आपस में मुतासर होते हैं। आपके सवाल के हवाले से बताऊं कि चीफ मिनिस्टर ने थ्रू फॉरेन ऑफिस राब्ता हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द ही, और जितनी भी एक्टिविटी है ये आपस में मुलाकात का भी, क्योंकि वज़ीर आला चाहती हैं कि ये दोनों मुल्क बैठ के मसाइल को हल करें, और वो थ्रू फॉरेन ऑफिस ये सारी एक्टिविटी होने जा रही है इंशाल्लाह जी। साहब, इस वक्त कोई अंदाजा है कि स्मोक से मुतासर अफराद लाहौर में कितने हो सकते हैं जो किसी बीमारी की लपेट में आए? मलिक साहब, ये अच्छा सवाल किया आपने। जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद नहीं है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास डाटा आता है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो एडमिशन है रेस्पिरेटरी डिजीजेस का, वो पिछले सालों में 20% भी रहा है एडिशनल, मतलब जो पिछले जो सालों में 20% एकदम से इजाफा हो जाता है। इस वक्त तक वो थोड़ा सा कम है, बल्कि काफी कम है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग एहतियात कर रहे हैं, जैसे खुद भी फरमाया कि लोग थोड़े डरे भी हैं और मास्क का इस्तेमाल भी करें। बहुत जगहों पे वायलेशन भी है, ऑफ कोर्स जब हम बाजार बाहर निकलते हैं तो कई लोग नहीं लगाते, लेकिन मोस्टली लोग लगा के निकल रहे हैं। कुछ हमने छुट्टियां भी इसीलिए मलिक साहब ये बच्चों की हैं। और जैसे आपका सवाल था, जी हाँ बिल्कुल, हम स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन सारों को देख रहे हैं। हो सकता है कि अगले 2 या 3 रोज में हमें बाकी स्कूल कॉलेजेस को भी बंद करना पड़े, लेकिन हम चूंकि डेली बेसिस पे 3 दफा मीटिंग्स होती हैं, मौसम का हाल देख रहे होते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि इंशाल्लाह सैटरडे से अगला हफ्ता जो है उस वक्त से फिर दोबारा हवा जो है उसका रुख चेंज होगा और लाहौर का जो AQI है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। राजा जहांगीर अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जैसे कि राजा साहब ने कहा कि मीडिया को, एंकर्स को, तमाम लोगों को, पूरी सोसाइटी को माहौलियात की बेहतरी के लिए काम करना है, तभी हम एक बेहतर और सेहतमंद माशरा बना सकते हैं। ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10 बजकर 2 मिनट पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।